गुड इवनिंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगा क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वापस आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। कुछ मैं बहुत ज़रूरी काम में एंगेज हो गया था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। बच्चों, हमने पार्ट 3 में हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फेडरलिज्म को पढ़ रहे हैं और उसके 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बच्चों, इस आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में समझाया था बच्चों, टाइप्स ऑफ फेडरेशन में। अब आते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। तुम्हारी स्क्रीन पे बच्चों दिखाई दे रहा होगा। द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। बच्चों, कमिंग टुगेदर में तो आपने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स अपने आप को यूनाइट करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, ताकि कोई बाहरी शक्ति उन पर दबाव न डाल सके, आक्रमण न कर सके, आपस में मिल जाते हैं। मिल करके एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फेडरेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के फेडरेशन को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका नाम ही है, देखो, यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड हो गए, एक हो गए। ठीक है, जैसे आपका है ना, इसमें क्या है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑस्ट्रेलिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी वही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कमिंग टुगेदर में जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। उनकी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म नहीं होती, उनकी पहचान होती है, उनका अपना अलग एक स्टेटस होता है। ठीक है, उनकी अपनी ऑटोनॉमी होती है, लेकिन ये वो लोग मिल करके अपना एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन बच्चों, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, या एडमिनिस्ट्रेशनल वर्क है, प्रशासनिक जो कार्य है, उसको हम और इजी करने के लिए बच्चों, आसानी से हम पूरे, अगर मान लो कोई बड़ा देश है, एरिया में बहुत बड़ा है, ठीक है, और एरिया में बड़ा देश है और डाइवर्स नेचर का है, जोग्राफिकली डाइवर्स हो, ठीक है, क्लाइमेटिकली डाइवर्स हो, या अगर आप कल्चर की बात करें, आप रिलीजन की बात करें, आप कास्ट, क्रीड, रेस की बात करें, तो डाइवर्स हो, विभिन्न तरह के लोग हों। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, देखो आज मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, बार बार ये जो है बैक हो जा रहा है ना। आप घबराइए मत, मैं आज आपका वीडियो ये कंप्लीट करके ही जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह का जो है, कभी कभी क्या करते हैं, एक बड़े से देश को अच्छे तरीके से हम शासन प्रशासन कर सकें, उसलिए डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना, उसको राज्यों में बांट दिया जाता है, ताकि अच्छे से शासन चलाया जा सके और ग्रास रूट लेवल तक सरकार की नीतियों को पहुंचाया जा सके, सरकार के विकास कार्यों को लास्ट पर्सन तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इसलिए क्या किया जाता है कि एक बड़े देश को सबऑर्डिनेट यूनिट्स में बांट दिया जाता है। जैसे हम अपने ही देश की बात करते हैं, भारत की, तो भारत को 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो क्यों बांटा गया है? ठीक है, इसलिए बांटा गया है ताकि लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा आसान बनाया जा सके और जनता तक सरकार की पहुंच अधिक से अधिक बन सके।
शासन प्रशासन, क्योंकि इतना बड़ा देश है बच्चों, बहुत बड़ा देश है, एरिया में भी बड़ा है और हर तरीके से डाइवर्स नेचर का है, विभिन्न तरह की संस्कृति, भाषा, धर्म, है ना। और ज्योग्राफिकली भी, टोपोग्राफी भी देखें तो कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं दलदली इलाका है, कहीं रेगिस्तान है, ठीक है। तो एक जगह दिल्ली में बैठ करके हम पूरे देश को सही तरीके से चला सकें, पूरे देश के हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना सकें, ये बहुत कठिन है, बिल्कुल भी आसान नहीं है ये। तो क्या कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, एक बड़ा देश है, बड़ा राष्ट्र है, तो उसको हमने प्रांतों में, प्रोविंसेस में या स्टेट्स में बांटा, ठीक है। और हर स्टेट्स का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया, एक प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी अरेंजमेंट बनाया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग यानी हमने होल्ड करके रखा है, वो जो हमने जो डिफरेंट यूनिट्स बनाई, जो राज्य बनाए, वो अपने मनमर्जी पे नहीं चलेंगे, ये मतलब उनको ऑटोनॉमी बहुत सारे मामलों में मिली हुई है, लेकिन इस बात की ऑटोनॉमी नहीं है कि वो अलग हो जाएं हमारे देश से, या उनकी एक अपनी अलग पहचान हो, ठीक है। हमारी पहचान इंडियन ही रहेगी, हमारा पासपोर्ट एक ही रहेगा, एक ही पासपोर्ट, सिंगल सिटीजनशिप। हम कहीं भी रहें, चाहे हम मध्य प्रदेश में रहें, चाहे बिहार में रहें, चाहे तमिलनाडु में रहें, चाहे केरला में रहें, वी आर इंडियन, हम इंडियन। ये नहीं कि हम नेटिव, हमारे पास मध्य प्रदेश का अलग से पासपोर्ट हो और इंडिया का अलग से पासपोर्ट हो, नहीं। पासपोर्ट सिर्फ एक ही आएगा, होगा हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, भारत गणराज्य, ठीक है। तो ये होल्डिंग है, ये हमने स्टेट्स डिवाइड किए हैं फॉर टू ईज द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य को और आसान बनाया जा सके, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। द सेकंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। राष्ट्रीय जो सरकार होती है और जो घटक राज्य होते हैं उनके बीच में पावर्स को डिवाइड कर देना, शक्तियों को विभाजित कर देना, जैसे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर। ये एग्जाम्पल हैं, जैसे भारत है, स्पेन है, बेल्जियम है, ठीक है। बेल्जियम को तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा अच्छे से। इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विज़ द स्टेट्स, है ना। और ये जो सेकंड यानी होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या यूनियन गवर्नमेंट होती है या जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, पूरे देश की जो सरकार होती है, वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है राज्यों की तुलना में, ठीक है। राज्य उसके सबऑर्डिनेट बॉडी होते हैं। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। और अक्सर क्या होता है, वेरी ऑफन अक्सर क्या होता है कि जो देश की जो अलग अलग इकाइयाँ होती हैं फेडरेशन की, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यहाँ पर किसको कहा गया है, स्टेट्स को कहा गया, जो राज्य होते हैं, है ना। और जो नेशनल गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो पावर्स यानी शक्तियाँ जो होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, असमान होती हैं। किसी के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, किसी के पास शक्तियाँ कम होती हैं, ठीक है। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं यानी कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनको कुछ स्पेशल पावर दी जाती है, कुछ विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं, ठीक है। जैसे भारत में भी कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है किसी कारणवश, ठीक है। उसके पीछे कारण होता है, ऐसे ही नहीं, कुछ कारण होता है, चाहे वो जोग्राफिकल कारण हो, चाहे कल्चरल रीज़न हो, ठीक है, या कोई स्पेशल कोई उनका कोई स्पेशल ग्रीवांस हो, स्पेशल सरकमस्टेंस हो, उसकी वजह से उनको कुछ स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं बच्चों, अपना टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ऐसा क्या है कि भारत एक संघीय देश है, भारत में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भारत को एक संघ शासित देश बनाता है, एक फेडरल कंट्री बनाता है, ठीक है। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से छोटे छोटे देश बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देश इन्होंने डाइवर्सिटी को मैनेज करने में, विभिन्नता का प्रबंध करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत सिंपल सा है, पिछले चैप्टर में मैंने बताया कि किस तरह से अलग अलग भाषाई समूह के लोग या एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं,
और उनको मैनेज करना, उनको एक ही देश में एकोमोडेट करना, साथ में रहना, कितनी मतलब कितने विवाद होते हैं, कितने डिस्प्यूट होते हैं, कितने झगड़े होते हैं, कितना मुश्किल होता है। ये हमने श्रीलंका और बेल्जियम के केस को देखकर सीखा। What about a vast country like India with so many languages, religion and regions? तो फिर भारत जैसे देश में का क्या होगा, है ना, जिसमें कि कितनी भाषाएं बोलते हैं लोग, कितने धर्मों को मानते हैं, कितने क्षेत्रों के लोग हैं, है ना। आप तो जानते ही हैं, अब आप हम लोग तो भारत के नागरिक हैं, हम तो एक एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि हमारे जब बेल्जियम में 3 भाषा बोलने वाले, श्रीलंका में सिर्फ 2 मेन भाषा बोलने वाले, भारत में तो पता नहीं कितनी भाषा बोलने वाले हैं। ठीक है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री? तो हमारे देश में जो शक्तियों का जो बंटवारा है उसकी व्यवस्था किस तरह से होगी? ठीक है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत हम संविधान से करते हैं। भाई कहीं से भी किसी चीज की भी शुरुआत कहाँ से होगी? संविधान से ही होगी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इंडिया हैड emerged एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। भारत जब एक राष्ट्र बना, एक आज़ाद, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो कैसे बना? एक बहुत दर्द भरे और एक खूनी विभाजन के बाद, रक्त रंजित विभाजन। कहने का मतलब 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान बना बच्चों, तो किस तरह से कम्युनल राइट्स हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे, लाखों क्या करोड़ों लोग बेघर हो गए थे, है ना। और बहुत नुकसान हुआ था। वो एक दर्द भरा समय था पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए। ठीक है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। और आज़ादी के तुरंत बाद बहुत सी जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स रियासतें, यानी जिन पर राजाओं का, नवाबों का, रजवाड़ों का शासन था, वो भारत का हिस्सा हो गई थी, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। और हमारे संविधान ने भारत को क्या घोषित किया था? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संगठन। ठीक है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। हालांकि हमारे संविधान में फेडरलिज्म शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो इंडियन यूनियन था वो फेडरलिज्म के ही सिद्धांतों पर, संघीय व्यवस्था के ही सिद्धांतों पर काम करता है। ठीक है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। जो हमने 7 विशेषताएं पढ़ी, फेडरलिज्म की जो 7 विशेषताएं ऊपर हमने पढ़ी थी पिछले वीडियोस में, है ना, उनको फिर से देखते हैं। ठीक है। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम ये देखते हैं कि जो 7 फीचर्स हैं जो हमने पढ़े, है ना, पिछले पेजेस में, वो सब के सब उसके जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी प्रोविजन हैं, वो भारतीय संविधान में हैं, मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे संविधान में वास्तव में जो प्रावधान है 2 स्तरीय सरकारों का, द्विस्तरीय सरकार है, जिसमें कि एक यूनियन गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है ना, पूरे देश को। और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, विभिन्न राज्य सरकारें हैं। लेटर अ 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। बाद में एक अमेंडमेंट किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था। बच्चों तुमको ये बताना है कि वो अमेंडमेंट कब किया गया था और वो कौन सावा अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट नंबर कितना है। एक संशोधन किया गया था संविधान में, ठीक है, जिसमें कि एक 3rd tier गवर्नमेंट की भी स्थापना की गई थी। 3rd tier जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ रूल, यानी स्थानीय सरकारें, स्थानीय स्वशासन। इसमें जो है ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर निगम वगैरह की व्यवस्था की गई थी इस संविधान संशोधन में भारत में। ठीक है। तो एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। और जैसे फेडरल कंट्री होते हैं या फेडरेशन होते हैं, ठीक है, ये जो
अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं इनका अपना अपना अलग कार्य क्षेत्र और न्याय क्षेत्र है, सबका अपना अलग अलग। मैंने तुम लोग को बहुत अच्छी तरह से बच्चों बताया था ज्यूरिडिक्शन का मतलब, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन यानी किसी भी सरकार, कोई भी लेवल की सरकार है, उसकी अथॉरिटी कितने एरिया में होगी, उसका एरिया क्या होगा, किस क्षेत्र में उसका अधिकार होगा कार्य करने का, तो दैट इज ज्यूरिडिक्शन। तो हर लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, हर टायर की जो गवर्नमेंट होती है, उसका अपना अपना एक ज्यूरिडिक्शन होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। और हमारे संविधान में साफ साफ है ना 3 तरीके से एक लिस्ट बनी है, एक 3 लिस्ट बनी है, जिसमें साफ साफ दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से विषय किस लेवल की गवर्नमेंट के लिए हैं। यानी कौन से विषय ऐसे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट जिन पे कानून बना सकती है, ठीक है। कौन से विषय ऐसे हैं जिन पर कि राज्य सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों सरकारें बना सकती हैं। और एक और लिस्ट है जिनको चौथी लिस्ट है, उसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे बच्चों। और ये आज का वीडियो यहीं तक। कल के वीडियो में बच्चों मैं आपको इन लिस्ट, ये जो 3 डिफरेंट लिस्ट है, इसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले तो बोलूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों आप मेरे वीडियो को फॉलो करिए, एक एक चीज़ फॉलो करिए। आपको मैं समझता हूँ कि फिर उस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह के, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर कोई कमी रह जाती है, कुछ ऐसी बात है, तो आप ज़रूर आप कमेंट्स करना, ठीक है। और ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। शेयर कर सकते हो अगर आपके मतलब बच्चों को कोई जानकारी में है, जो क्लास 10th में बच्चे हैं, पढ़ते हैं, शेयर कर दो, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, गुड नाइट।